record, sharing with you whiteboard, and just देखिए, आज जो सबसे पहला चीज जो हम लोगों ने एक कल लेक्चर दिया था, उसी लेक्चर को लेकर के और हम आगे बात करेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। उस अंडरस्टैंडिंग पोइट्री में आई वुड लाइक टू टॉक विद यू रेटरिक एंड प्रोसोडी। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मैंने इसके पहले भी कवर कराया था और कई क्वेश्चन आता है। तो अंडरस्टैंडिंग पोइट्री में एक पार्ट होता है रेटरिक एंड प्रोसोडी। तो रेटरिक एंड प्रोसोडी को लेकर के हम बात करेंगे। RHETORIC, रेटरिक एंड प्रोसोडी, रेटरिक एंड प्रोसोडी। तो यू विल कम टू नो, ये एक पॉइंट है जहां पे हम इसको पाते हैं कि रेटरिक एंड प्रोसोडी। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट रेटरिक एंड प्रोसोडी, तो रेटरिक एंड प्रोसोडी में सबसे पहले जो बात होगी वो किसको लेकर के होगी? डिफिनीशन ऑफ पोइट्री को लेकर के बात होगी। तो रिमेंबर दैट कि वी आर गोइंग टू टेक व्हाट, वी आर गोइंग टू टेक रेटरिक एंड प्रोसोडी। लेकिन उस रेटरिक एंड प्रोसोडी में सबसे पहले जो हम कवर करा रहे हैं, एक सेक्शन है छोटा सा, 4-5 डिफिनीशन हम आपको एक जगह का दे देंगे। और वो चीज क्या होगा? दैट इज द डिफिनीशन ऑफ पोइट्री। तो व्हेन आई टॉक अबाउट डिफिनेशन ऑफ पोइट्री, इसका मतलब कि रेटरिक एंड प्रोसोडी में एक हमें सब हेडिंग रखना पड़ेगा। वह सब हेडिंग क्या है? डिफिनेशन ऑफ पोइट्री। डिफिनेशन ऑफ पोइट्री। When I go with this definition of poetry, जब हम लोग definition of poetry के साथ चलते हैं, तो उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। वो क्या होता है कि एक एक डिफिनीशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। इस सबको कहूंगा रखना चाहिए कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। Poetry is the criticism of life. It has been said by whom? It has been said by Matthew Arnold. Matthew Arnold. So remember that when I talk about rhetoric and prosody, उसमें से एक डिफिनीशन हमने कवर किया, डिफिनीशन ऑफ पोइट्री, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पोइट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। This is about whom? This is about Matthew Arnold. Now the next point which we have to remember, the second point, that is what? That is the second definition. Poetry is the image of mind and nature. Poetry is the image of mind and nature. NATURE, पोइट्री इज द इमेज ऑफ माइंड एंड नेचर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कई एग्जामिनेशन में आ चुका है। इसको किसने कहा? इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा। डब्ल्यू डब्ल्यू विलियम वर्ड्सवर्थ ने। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि स्पेस हमारे पास बचा रहे। पोइट्री इज द इमेज ऑफ माइंड एंड नेचर। इट हैज बीन सेड बाय whom? It has been said by डब्ल्यू। So this is another important point कि poetry is the image of mind and nature, WW. Now the third important point is what? The third important point कि poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. Already you know it's a very popular definition given by William Wordsworth, और इसको मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि poetry is the spontaneous, NEOUS, spontaneous overflow of powerful feelings यू विल कम टू नो। ये दूसरी डिफिनेशन है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन, दिस इज टेक्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन TAKES, it takes its origin from emotion
recollected in tranquility, recollected in tranquility, Tranquility. So it takes its origin from emotion recollected in tranquility. So you will come to know this. These are the important points which we have to remember. And what we get, we ultimately get that it takes its origin from emotion recollected in tranquility. Again, I would like to define you. उनका ये कहना है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सडन, ओवरफ्लो मीन्स सडन आउटबर्स्ट, जब इमोशन जो है क्या होता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है, तब जो है वो क्या होता है कि वो जो है अचानक उसका सडन आउटबर्स्ट होता है या ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और यह इमोशन जब सडन आउटबर्स्ट होता है किस रूप में आता है, तो इसकी एक ओरिजिन होती है, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। या जब हम एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर में होते हैं, तब हम उस चीज को, उस इमोशन को रिकलेक्ट करते हैं, और फिर उसी इमोशनल एस्पेक्ट के रूप में क्या आती है, पोइट्री आती। तो उन्होंने कहा इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो दिस सिक्स वी फाइंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the next point, that is the third definition. It has been given by whom? It has been given by William Wordsworth. William Wordsworth. Now the fourth definition, इसी definition के अगेंस्ट में टी एस एलियट ने एक definition कहा है, poetry is poetry is not a turning, poetry is not a turning, Turning, poetry is not a turning loose of emotion, Emotion. Poetry is not a turning loose of emotion. It's an escape from emotion. It's not the expression of personality. It's not the expression of personality. Personality. It's an escape from personality. It's an ESCAP. It's an escape from personality. तो हियर देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच वी हैव टू रिमेम्बर। ये मैं फिर से इसको आपको डिफाइन करना चाहता हूँ। ये डिफिनेशन किसका है? टी एस एलियट का। टी एस एलियट कहते हैं कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। व्हाट डू मीन बाय टर्निंग लूज ऑफ इमोशन? टर्निंग लूज ऑफ इमोशन का मतलब ये हो गया कि पोइट्री केवल भावनाओं को इजहार करने का केवल एक तरीका नहीं कि आप अपना इमोशनल एस्पेक्ट अकेले दीजिए। जबकि अगर आपको याद होगा कि जो अभी वर्ड्सवर्थ ने डिफिनेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। वहां पे फीलिंग्स और इमोशन के एक्सप्रेशन को इंपॉर्टेंस दिया गया। लेकिन इन्होंने कहा, टी एस एलियट ने कहा कि इट्स नॉट अ व्हाट, कि पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन, केवल आप अपनी इमोशन के बंधन को ढीला कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इट्स एन स्केप फ्रॉम इमोशन, बल्कि आपको अपने इमोशन को अभिव्यक्त करने से बचना चाहिए, स्केप करना चाहिए। इट्स नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, आप केवल अपने जो है पर्सनालिटी का ना एक्सप्रेशन करिए कि इस ऑब्जेक्ट को देख के मैं ये सोचता हूँ, केवल अपनी बातों को ना रखिए। इट्स एन स्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को बचाने की कोशिश करिए कि अपने बारे में ना बताइए, कि आप केवल अपनी इमोशंस को इंपॉर्टेंस मत दीजिए। इट्स एन स्केप फ्रॉम पर्सनालिटी। ये बात किसने कही? टी एस एलियट ने कही हुई है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि नोट करके, the above statement was given by T.S. Eliot. The above statement was given by T.S. Eliot.
Now, after taking these popular definition, we have to take some other definition that is also highly significant. One definition which appeals everyone, that is the definition of डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का भी एक डिफिनीशन रहा है कि पोइट्री इज अ मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। ये बहुत परफेक्ट डिफिनीशन मानी जाती है। दैट इज द फिफ्थ डिफिनीशन। पोइट्री इज, इसको पोइट्री इज मेट्रिकल कॉम्पोजिशन, METRICAL, मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। Poetry is a metrical composition. It is the art of uniting pleasure. It is the art of uniting pleasure. It is the art of uniting pleasure with truth, by calling imagination to the reason, by calling imagination, NATION, to the reason. So you will come to know what you will come to know कि this is the definition. This definition has been given by whom? This definition has been given by Dr. Samuel Johnson, to the reason के अलावा, and its essence is invention, and its essence is invention. Its essence, ESSENC, and its essence is invention. So what I'm telling you, I'm just telling you कि this is the point कि poetry is metrical composition। जो poetry है या कैसी composition है, metrical composition है, metrical structure में उसका poetry is metrical composition। इट इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर। हमें क्या हो इससे मिलता है? इट इज द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर, वी अल्टीमेटली गेट व्हाट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने बार बार आपको बताया था कि पोइट्री में क्या होता है, मीटर होता है। ये बात किसने यूज की है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। तो मैं इसीलिए कहा कि ये परफेक्ट डेफिनेशन माना जाता है। पोइट्री इज मेट्रिकल कॉम्पोजिशन। इट इज द आर्ट, इसका जो आर्ट है वह क्या करता है? यह हमें यूनाइटिंग प्लेजर, या हमें प्लेजर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मेट्रिकल कंपोजिशन। दूसरा चीज हमें प्लेजर देता है, और साथ ही साथ इसमें विद ट्रूथ बाय कॉलिंग इमेजिनेशन, इसमें ट्रूथ भी होता है और इमेजिनेशन भी होता है। अब आप कहेंगे कैसे, जब इमेजिनेशन होता है तो ट्रूथ कैसे हो सकता है? ट्रूथ का मतलब ऐसा नहीं कि जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वही ट्रूथ है। ट्रूथ वो भी है जिसको आप क्या कहते हैं कि ट्रांसीडेंटल ट्रूथ। ट्रांसीडेंटल ट्रूथ कि मैन विल डाई, ये हम अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन मैन को जो लाइफ और जीवन देने वाला है ये कोई है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वह हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको विश्वास करते हैं। उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं कि मन की आंखों से। तो ये जो ओपन आई है, इससे जो पता चलता है कि देर इज डेथ, देर इज लाइफ, बट देर इज ऑल्सो द गिवर ऑफ लाइफ एंड डेथ। देर इज ऑल्सो द गिवर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो जो गिवर है लाइफ और डेथ का, वह गॉड है। उस गॉड को समझने के लिए मन की आंखों का इमेजिनेशन हमें करना पड़ता है, उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उन्होंने कई बातें बताई कि एक तो यह मेट्रिकल कंपोजिशन है, इसमें प्लेजर है, इसमें ट्रूथ है, इसमें इमेजिनेशन है, और साथ ही साथ रीजन भी है, एंड इट्स एसेंस इज इन्वेंशन। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यह हमेशा नई नई खोज करता है। पोइट्री में हमेशा नई चीजें हमारे सामने आती है। तो मेरी नजर में इट्स अ वेरी परफेक्ट डिफिनेशन, बहुत ही परफेक्ट डिफिनेशन है जो ये दी गई है ना। उसके बाद और भी डिफिनीशन आएगी, लेकिन वो जो है अपने अपने हिसाब से लोगों ने कहा, मैं उसको बता दे रहा हूँ कुछ और डिफिनीशन। पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल, या नो, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके 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 ओके, 1 मिनट। अच्छा हुआ मैं इसे इरेज करूंगा, बिकॉज आई डिडंट राइट। डॉक्टर सैमुअल
Johnson. Dr. Samuel Johnson. This definition has been given by Dr. Samuel Johnson. Now the next point which I want to tell you, that is the, I think the number 6. इसमें कहा गया जाता है कि पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल. पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल. जो पोइट्री है यह एक तरह से आदमी के आत्मा की आवाज है, ये किसने कहा है? स्विनबर्न ने कहा है. SWINBURN. जो स्विनबर्न थे, ये प्री रैफेलिट मूवमेंट से विक्टोरियन एज से जुड़े हुए थे. तो पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल. इट हैज बीन सेड बाय हूम? इट हैज बीन सेड बाय स्विनबर्न. तो बहुत छोटी डिफिनेशन है लेकिन बहुत अपील करने वाली है कि इट इज द वॉइस ऑफ मैन सोल. इसी तरह से और भी डिफिनेशन यू विल गेट. डिफिनेशन नंबर 7. पोइट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोइट्री. पोइट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोइट्री. This is another definition. It has been given by who? It has been given by Robert Bridge. Poetry is God and God is poetry. The definition was given by whom? The definition was given by Robert Bridge. अपने अपने ढंग से जिसको जैसा लगा उन्होंने उस हिसाब से उसको हाईलाइट किया कि हाँ इस तरह से कि पोइट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोइट्री. इतना बड़ा बात मतलब है, ठीक है, ये भी बहुत अपील यहाँ पर भी. तो ये सब क्या इंडिकेट करता है कि पोइट्री से ऐसा लगता है कि जिसको इमोशनल एस्पेक्ट था उन सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से किया. समवन सेड पोइट्री इज द वॉइस ऑफ मैन सोल. समवन सेड पोइट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोइट्री. इट हैज बीन सेड बाय हु? इट हैज बीन सेड बाय रॉबर्ट ब्रिज. आई थिंक यू ऑल आर गेटिंग इट. किसी को कोई प्रॉब्लम? Now the eighth definition that is related to poetry is एक अच्छी डिफिनेशन और भी है जो मेरी नजर में अच्छी है मेरी नजर में. वो है एस टी कॉलेज ने कहा कि पोइट्री कंसिस्ट, क्योंकि जो भी क्रिटिक रहे हैं वो हमेशा क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिनेशन देंगे. पोइट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट्स. पोइट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट्स put in best words in best order. Put in best word put in best word in best order. तो दिस इज अनदर पॉइंट कि पोइट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट्स. उसमें क्या होता है? बेस्ट थॉट्स होगा. पुट इन बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी हैव टू टेक. पोइट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट्स, put in best word and in best order. So what I want to say, what I want to tell you, when you talk about the poetry consists in best thoughts, put in best word in best order, it has been said by whom? It has been said by S.T. Coleridge. तो उसमें उन्होंने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो चीज एक्सप्लेन करना जरूरी है. पोइट्री में क्या क्या चीजें होती है? उन्होंने कहा कि अच्छे विचार आते हैं, मतलब बेस्ट थॉट होता है. अच्छे नहीं बल्कि सबसे अच्छे, अगर मैं कहूँ द बेस्ट थॉट्स होता है. और उसको उन अच्छे विचारों को अच्छे शब्दों में पिरोया जाता है और उन अच्छे शब्दों को अच्छे स्ट्रक्चर में यानी बेस्ट ऑर्डर में रखा जाता है. तो तीन बेस्ट है. बेस्ट थॉट है, बेस्ट वर्ड है, बेस्ट ऑर्डर है. ये चीज किसकी डिफिनेशन? दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एस टी कॉलेज. ये बात एस टी कॉलेज ने कही हुई है. इसी तरह से
और एक डेफिनेशन जो और दिया गया है पीबी शेली का, पोइट्री इज द रिकॉर्ड, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा है क्योंकि वो एक रोमांटिक पोएट थे तो उनका अंदाज थोड़ा सा दूसरी तरफ जाता है। पोइट्री, पोइट्री इज द रिकॉर्ड, RECORD, पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट, एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट of the happiest and the best minds, of the happiest, of the happiest and best and the best minds. So this is another important point जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पोइट्री इज द व्हाट, पोइट्री इज द, यह उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड है, किसका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट। In poetry, what do we record? In poetry, we record the best and the happiest moment of the happiest and the best minds। मतलब जो सबसे खुशहाल लम्हा जिंदगी का होता है, जो सबसे खुशनुमा पल जिंदगी का होता है, या आप कह सकते हैं आनंदित करने वाला, खुशियां देने वाला। और उन्होंने नहीं कहा कि जो जॉय नहीं, डिलाइट के, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है वो डिलाइट के सेंस को लेके उसको आप क्या करते हैं, उसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड, जो उस समय का सबसे अच्छी जो थॉट होते हैं उन सारे थॉट को, और वे जो अच्छे थॉट होते हैं सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट को के समय को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम पोइट्री में रिकॉर्ड करते हैं। ये बात किसने कही है? ये बात पीबी शेली ने कही हुई है। इट हैज बीन सेड बाय हु? इट हैज बीन सेड बाय पीबी शेली। इट हैज बीन सेड बाय पीबी शेली। नाउ द नेक्स्ट डिफिनेशन जो एक और है, वो एक क्रिटिक है एडगर एलन पो का, उनका भी अच्छा डिफिनेशन है। उनका कहना है, दैट इज आई थिंक कि 10th होगा। इन्होंने कहा कि पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, CREATI, रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। BEAUTY, पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। इतना ही उन्होंने डिफिनेशन दिया है, और देने वाले कौन है? एडगर एलन पो। You will guard it again sharing. Yeah, just I want to tell you what I just want to tell you कि he said कि पोइट्री जो है वो क्या था, पोइट्री आपका उन्होंने बताया कि इट्स द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी, मतलब उसमें रिदम होता है, रिदमिक पॉइंट और ब्यूटी को लेकर के उन्होंने बात किया हुआ। देयर आर सम अदर डिफिनेशन, जिसमें से एक एडगर एलन, आई एम जस्ट राइटिंग द होल डिफिनेशन। आई थिंक ये हमारा 10th था। पोइट्री इज द, पोइट्री इज द रिदमिक, RHYTHMIC, रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी।
beauty. It has been said by whom? It has been said by Edgar Allan Poe. EDGAR, Edgar Allan, ALLENPOE. ALLEN, that is Edgar Allan Poe. दिस इज द डेफिनेशन. पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन. जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा वर्ड है? रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी. मैंने बताया ना कि कल ही मैंने आपको सारा चीज बात कर दिया था. मीटर होगा, रिदम होगा, इमेजिनेशन होगा. इसीलिए एक लेक्चर में लाइव आकर के दिया था कि दिस थिंग्स विल कम अगेन एंड अगेन. जब तक पूरा रेटिक प्रोसोडी आप पढ़ते रहेंगे ये चीजें आती रहेंगी. तो पोइट्री इज द रिदमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी. इट हैज बीन सेड बाय हु? इट हैज बीन सेड बाय एडगर एलन पो. Now the next point which we have to remember, एक डिफिनेशन है ले हंट का. पोइट्री इज द अटरेंस ऑफ अ पैशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड पावर. पोइट्री इज द utterance poetry is the utterance of a passion of truth, beauty and power. So you will come to know this definition has been given by Leigh Hunt, Leighhunt. This is the name of the critic. ले हंट ने बात कही हुई है और जो ले हंट ने कहा उसमें क्या क्या शब्द है कि पोइट्री इज द अटरेंस. जो हम पोइट्री है उसमें हम अटर करते हैं. किसको अटर करते हैं? ऑफ अ पैशन. देयर इज अ पैशन. पोइट्री इज द अटरेंस ऑफ अ पैशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड पावर. पोइट्री में द थिंग विच वी अटर, द थिंग विच वी से, दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रूथ, ब्यूटी एंड पावर. These three things we find. These three things we find. It has been said by who? It has been said by Leigh Hunt. एक डिफिनेशन एंडर का दिया गया है. एंडर कहते हैं कि दैट इज द 11th 12th. पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो. पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो. एवरी टीयर, every tear is a verse and every weeping heart is a poem. And every weeping heart is a poem. Poem. दिस थिंग वी फाइंड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब थोड़ा सा अपील करने वाला, जिसमें उन्होंने कहा कि पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो. की पोइट्री में वो कहते हैं कि एक सारो भी नजर आते हैं, इसलिए वो पोइट्री इज द सिस्टर ऑफ सारो. एवरी टीयर इज अ वर्स. मेटाफोरिक वे में उन्होंने बात किया कि हर टीयर एक वर्स है. एंड एवरी वीपिंग हार्ट, और हर वीपिंग हार्ट इज अ पोयम. उन्होंने उसको एक पोएटिक अंदाज में उस डिफिनेशन को दिया हुआ है. तो इसमें ऐसा नहीं कि कोई क्रिटिसिज्म या फॉर्मल स्टडी ऑफ द जो पोयम होता है वो चीज नजर आती है. एक उन्होंने उसको सिस्टर ऑफ सारो से जोड़ लिया. एवरी वीपिंग हार्ट इज अ पोयम से कहा. ये बात किसने कहा है? ये बात जो है इट हैज बीन सेड बाय एंडर के द्वारा कहा गया है. ANDRE. So these things we find.
जेएस मिल का भी एक डिफिनेशन अच्छा है, वो मैं चाहूंगा लिखवा दूं। दैट इज द 13। जेएस मिल कहते हैं, जेएस मिल ने क्या कहा, जेएस मिल ने कहा है कि व्हाट इज पोइट्री, व्हाट इज पोइट्री, बट द थॉट्स एंड वर्ड्स, बट द but the thoughts, thoughts, but the thoughts and words, but the thoughts and words in which emotion spontaneously, in which emotion spontaneously, emotion spontaneously embodies itself, embodies itself. So what I want to say, what I want to tell you कि ये जो डिफिनीशन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा व्हाट इज पोइट्री बट द थॉट्स, पोइट्री कुछ नहीं है बल्कि यह विचारों का प्रवाह है, बट द थॉट्स, दिस इज द पॉइंट, बट द थॉट्स एंड वर्ड्स इन विच इमोशन, या थॉट्स और वर्ड्स होता है जिसमें इमोशन क्या करता है, इन विच इमोशन स्पॉन्टेनियसली, वही सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, इम्बॉडीज इटसेल्फ। सेम जो चीज वर्ड्सवर्थ ने कहा है वही कुछ थोड़ा बहुत मिला करके उन्होंने कहा कि इसमें भी विचारों का प्रवाह है, भावनाएं जो सडन आउटबर्स्ट होती है, जब इमोशन ओवरफ्लो होने लगता है तो वह पोइट्री के रूप में हमारे सामने आता है। इट हैज बीन सेड बाय हु, इट हैज बीन सेड बाय जेएस मिल, जे डॉट एस डॉट मिल, MILL, JS Mill. Now the next point which I want to tell you, that is एक लास्ट डिफिनेशन है, that is the 14th। Emotion is not poetry, emotion is not poetry, but the cause of poetry, but the cause of poetry, emotion is not poetry but the cause of poetry, and the emotional expression is, and the emotional expression is, and the emotional expression is only poetry, is only poetry when it takes a beautiful form, when it takes a beautiful form, when it takes a beautiful form। EMG लैम्बॉर्न, इसके जो है इनका फुल फॉर्म मुझे भी नहीं पता, यही मैंने पाया था, EMG लैम्बॉर्न, देखना पड़ेगा फुल फॉर्म क्या है, क्या थे, लेकिन इनका ये डिफिनेशन दिया गया है जो थोड़ा सा ठीक ठाक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इमोशन इज नॉट, उन्होंने कहा कि केवल इमोशन ही पोइट्री नहीं, इमोशन इज नॉट पोइट्री बट द कॉज ऑफ पोइट्री, ऐसा नहीं कि इमोशन पोइट्री, बल्कि इमोशन पोइट्री को जन्म देता है। इसका मतलब पोइट्री क्या है, वह है जो हमने लिखा है शब्दों के रूप में मीटर का प्रयोग करते हुए, ना कि इमोशन पोइट्री हो गई।
इसीलिए उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इमोशन इज नॉट पोइट्री, इमोशन पोइट्री नहीं बट द काज ऑफ पोइट्री, या पोइट्री को जन्म देती है। एंड द इमोशनल एक्सप्रेशन, और जो हमारा इमोशनल एक्सप्रेशन है इज ओनली पोइट्री, हमारा जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वह पोइट्री होता है, ना कि इमोशन पोइट्री होती है। व्हेन यू एक्सप्रेस इट, व्हेन यू एक्सप्रेस, whenever you express anything you express it in the form of words, या in the form of words you write something, so that expression is poetry when it takes a beautiful form, जब यह जो है एक खूबसूरत रूप ले लेती है। तो ये मेरी नजर में एक बहुत अच्छी डिफिनेशन है जो ई एम जी लैम्बॉर्न ने कहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इफ एनीवन से कि इमोशन इज पोइट्री, इमेजिनेशन, नो नॉट इमोशन, नॉट इमेजिन, इट्स नॉट पोइट्री, they are the cause of poetry. When emotion is expressed, then it becomes a poetry. I think you all have gone with this definition and covered it. So now we have done definition, जितना था इसको हमने कवर किया है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, वर्स फॉर्म पर बात करेंगे। एक इम्पोर्टेंट सेक्शन और हम ले रहे हैं रेटरिक एंड प्रोसोडी का, जो है आपका क्या है, वर्स फॉर्म। वर्स फॉर्म, when we talk about this verse form, then remember that this verse form is very important। मैंने कल भी आपको बताया था कि पोयम वर्स में लिखी जाती है। वर्स के तीन रूप है, ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स और हीरोइक कपलेट। ये हमें जानना जरूरी है कि कौन सा वर्स किसमें आ रहा है, तो दिस वर्स फॉर्म को कवर करना। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज वर्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जो वर्स है, वर्स इज व्हाट, इट्स द मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्स। इट्स द मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। जिन शब्दों को आप चुनते हैं कविता लिखने के लिए, तो कविता की लाइन को पंक्तियां कही जाती है। पंक्तियों का मतलब हिंदी में वर्ष, वर्ष या पंक्तियां एक ही चीज होता है। तो उसको पंक्तियां क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो शब्द चुना जाता है उसको मेट्रिकल स्ट्रक्चर उसका होता है। उसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर ये शब्द नहीं आएगा तो कभी भी वर्ड्स की डिफिनेशन कंप्लीट नहीं होगी। वर्ड्स में क्या है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर है। किसका मेट्रिकल स्ट्रक्चर है, मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। so what we find, words form, words, it's the metrical structure of words, number 1 point। number 2 point, when you say कि it's the metrical structure of word, then there is also a word metrical structure। क्या, what is metrical या मीटर। मैं यहाँ पे केवल मीटर का डिफिनेशन लिख रहा हूँ, मीटर अभी मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वर्ड आ गया है। व्हाट इज मीटर, METR। मीटर का मतलब होता है कि स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल, स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल। कुछ स्ट्रेस में होगा, कुछ अनस्ट्रेस में होगा। मतलब स्ट्रेस मैंने दबाव डालना, और कुछ अनस्ट्रेस होता है जिसको जो है बगैर दबाव डाले हुए छोड़ देना। मैंने आपको कई बार बताया था कि अगर आप कोई भी शब्द ऐसा लेते हैं कि इफ यू टेक, जैसे मैंने बताया था टू डे, तो जो जो आप ये देखिए टू डे, तो क्या आपने टू डे में कितना, एक वर्ड है टू डे लेकिन टू डे में दो सिलेबल आया हुआ है, एक टू हो गया और एक डे हो गया, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, टू डे। लेकिन जो टू डे है, डे पे आप ज्यादा कर रहे हैं या उस पर आप कर रहे हैं, तो इस पे हमें डिसाइड करना होगा कि जो चीजें होती है सिलेबल, कुछ अनस्ट्रेस होता है कुछ स्ट्रेस होता है। तो हमें आपको जो जानना है कि मीटर क्या होता है, मीटर जो है स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही। किसका स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस पैटर्न ऑफ सिलेबल, क्योंकि सिलेबल का मतलब क्या है, अब आपको सिलेबल की भी डिफिनेशन यही मैं लिख दे रहा हूँ। सिलेबल
syllable. When you talk about syllable, you will come to know see syllable part of word where our sound stops naturally during pronunciation. मैं इसको यही शार्ट में ही लिखा हूं कि शब्द का वह हिस्सा, पार्ट ऑफ वर्ड शब्द का वह हिस्सा वेयर आर साउंड स्टॉप से नेचुरली, जो स्वाभाविक रूप से हमारा जो है साउंड रुक जाता है ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन। इफ आई से माय नेम इज शमीम, तो शमीम में कितना सिलेबल, दो सिलेबल, बिकॉज शाह और मी। तो यू विल कम टू नो देर आर टू सिलेबल, सो दिस इज हाईली सिग्निफिकेंट। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेबल जो होता है पार्ट ऑफ वर्ड है या पार्ट ऑफ वर्ड है वेयर आर साउंड, जहां पे हमारी आवाज स्टॉप्स नेचुरली स्वाभाविक रूप से रुक जाती है ड्यूरिंग प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन के समय, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सिलेबल कहते हैं। आर यू गेटिंग इट? या या इफ आई गिव द एग्जांपल, इफ आई टेक द वर्ड ब्यूटीफुल, यू विल कम टू नो कि एक शब्द हो गया ब्यूटीफुल, लेकिन इस ब्यूटीफुल में तीन सिलेबल है। क्यों? चूंकि आप जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपका जो साउंड जाकर के रुक रहा है, सबसे पहले कहां पर रुक रहा है, सबसे पहले जाकर के व्यू पर रुक रहा है, उसके बाद टी पर रुक रहा है, फिर फुल पर रुक रहा है। इन दिस वे यू विल कम टू नो कि हियर इज हाउ मेनी सिलेबल, इन दिस पर देयर आर द थ्री सिलेबल। तो आपको बस इतना समझना सिलेबल क्या है, स्ट्रेस क्या है, अनस्ट्रेस क्या है, बाकी और सारी चीजें मीटर में आपकी बात की जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी मीटर की बात नहीं, अभी वर्ड्स की बात हो रही है, तो हम लोग जो वर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, वर्ड्स क्या था कि वर्ड्स जो है मेट्रिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स होता है या मेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स जो है कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है, टाइप्स ऑफ वर्ड्स यहाँ पे हमें समझना है। टाइप्स ऑफ वर्ड्स, टाइप्स ऑफ वर्ड्स में जब आप बात करते हैं तो एक जो वर्ड्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्लैंक वर्ड्स कहते हैं, ब्लैंक वर्ड्स। एंड यू विल कम टू नो ये जो ब्लैंक वर्ड्स है, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो ब्लैंक वर्ड्स है, इस ब्लैंक वर्ड्स में आप ये देखेंगे कि ब्लैंक वर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की अनराइम्ड फॉर्म, इसमें कोई राइमिंग पैटर्न नहीं होता। पहला तो ब्लैंक वर्ड्स है, ब्लैंक वर्ड्स की पहली डिफिनेशन क्या, अनराइम्ड, RHYMED, अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड, सबसे पहला डिफिनेशन, इसमें राइमिंग नहीं होगा। दूसरा पॉइंट कि ब्लैंक वर्ड्स को किसने इंट्रोड्यूस किया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हार्डलफ सरे, अर्ल ऑफ सरे, इन ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, वर्जिल्स एनीड, AENEID, वर्जिल्स एनीड। ये किताब कब आई थी, 1540 में, बुक सेकेंड एंड फोर्थ। सो यू विल कम टू नो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है, बुक सेकेंड एंड फोर्थ। तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे,
इन ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, और किसमें ट्रांसलेटिंग करने में, वर्जिल्स के एनीड में, जो कि क्या रहा, जो 1540 ईस्वी में आया हुआ था। ये वर्जिल्स का एनीड जो वर्जिल का एनीड है वह एक किताब, वह एक एपिक है जो लैटिन में है, ये बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन हेनरी हावर्ड अल्लाफ सरे ने किया था, जो एक सोनेटियर थे, कंटेम्प्रेरी मतलब एलिजाबेथन एज के आसपास आए थे, और उन्होंने जब इसको ट्रांसलेट किया तो ये 12 किताबों में वर्जिल का एनीड था, उन्होंने केवल 2 किताबों का ट्रांसलेट किया, बुक सेकेंड एंड बुक फोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है कि इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी हावर्ड अल्लाफ सरे। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, हेनरी हावर्ड अल्लाफ सरे के द्वारा। और कब, जब उन्होंने वर्जिल की किताब, वर्जिल की जो किताब है ये जो है सेकेंडरी एपिक है, मतलब ये एपिक है, और ये लैटिन में वर्जिल के द्वारा बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हेनरी हार्ड अल्लाफ सारे ने 1540 में किया, जिसमें केवल 2 किताबों को, बुक सेकेंड एंड बुक फोर, तब ये चीज आया हुआ है। तीसरा जो पॉइंट है कि इट वाज एन आइडियल मीटर, METR, it was an ideal meter of Elizabethan Bethan, Jacobian, age of Milton, romantic and Victorian age, romantic and Victorian ages। यह आइडियल मीटर था, कब कब था ये चीज जानना जरूरी है। इट वॉज एन आइडियल मीटर ऑफ एलिजाबेथन एज 1558 से 1603, जैकोबियन एज 1603 से 1625, एज ऑफ मिल्टन 1625 से लेकर के 1660 ईस्वी तक। उसके बाद फिर जो है कुछ समय तक नहीं था, रोमांटिक एज 1798 से 1837, विक्टोरियन एज 1837 से 1901, लंबे समय तक। और सबसे पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि विच इज द पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो ये कौन सा है आपका, यही है। नेक्स्ट पॉइंट करके फोर्थ पॉइंट, इट्स द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर रहा। और ये बताने की जरूरत है कि शेक्सपियर ने अपना सारा प्ले ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, वर्ड्सवर्थ की पोयम द प्रील्यूड ब्लैंक वर्ड्स में आई हुई है, और इसके अलावा जो है द सीजन ब्लैंक वर्ड्स में आया, और सो मेनी एग्जांपल इफ यू गेट द बुक, उसमें बहुत सारा दिया गया है कि कौन कौन सा चीज रहा है। पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्ड्स में, पैराडाइज रिगेन ब्लैंक वर्ड्स में है। ये सब ऑलरेडी बातें जब आथर पर होगी तब भी, और हिस्ट्री पर भी रहती तब भी कई बार हो भी चुकी है। तो ये ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड ये चीजें रही है, लेकिन इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द वर्स पैराग्राफ, वर्स पैराग्राफ। वर्स पैराग्राफ का मतलब यही है कि डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोयम, डिविजन्स इन ब्लैंक वर्स पोयम। अगर कोई पोयम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और उसमें कोई एक बड़ा पैराग्राफ अलग कर दिया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, वर्स पैराग्राफ। जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि वर्स पैराग्राफ इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक वर्ड्स, हीरोइक कपलेट, फ्री वर्ड्स, या नन ऑफ दिस। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इट्स एसोसिएटेड विद ब्लैंक वर्ड्स। वर्ड्स पैराग्राफ का मतलब क्या है कि डिविजन्स इन ब्लैंक वर्ड्स, किसमें डिवीजन है, ब्लैंक वर्ड्स में इसका डिवीजन किया जाता है, इतना ही आपको ध्यान में रखना है। पैराडाइज लास्ट में अगर आप देखेंगे तो लाइन नंबर 1 से लेकर 26 तक एक अलग पैराग्राफ, क्योंकि पैराडाइज लास्ट ब्लैंक वर्ड्स में है, उसका एक पैराग्राफ बनाया गया है जो कि वर्ड्स पैराग्राफ का एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं उसका दे भी दे रहा हूँ एग्जाम्पल।
फ्रॉम 1 to 26 lines of Paradise Lost, Paradise Lost कब आई है? 1667। फ्रॉम 1 to 26 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इसमें वो उसका थीम के बारे में और तमाम चीजों के बारे में बताते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल होगा वर्स पैराग्राफ का। दिस इज वन, नहीं तो पता चली कुछ और सोचिए। 1 to 26 पैराडाइज लॉस्ट। so this thing you find। इसके अलावा भी इफ यू गो विद देयर इज अ हीरोइक कपलेट एंड देयर इज अ फ्री वर्स, so just taking another thing। now if you have noted it, I would like to delete all the slide पहले। yeah, can you tell me what is the time by your watch? 5:35। या अच्छा, मैं अब जो है बिल्कुल छोड़ दे। बिल्कुल, मैं अब कुछ नहीं लूंगा, मुझे भी ये ध्यान में है। मैं सब बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। वी विल मीट टुमारो, वी विल मीट टुमारो।